गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग पहुंच गए हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के पार्ट 5 में। और ये वीडियो वो बच्चे देख सकते हैं जो क्लास 12 के हैं, जेई मेंस के हैं और नीट के हैं। और ये वीडियो आप मैं मनीष कुमार बना रहा हूँ। ओके, तो हमने कल तक पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन द वेक्टर फॉर्म। उस पर हम लोग आज एक क्वेश्चन करेंगे। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में पूछा गया हुआ है कि -6 माइक्रोकूलम पे कितना फोर्स लग रहा है। तो हमने कल देखा भी था कि जिस चार्ज के कारण फोर्स लग रहा है वहाँ पे टेल होगा, और जिस चार्ज पे फोर्स कैलकुलेट करना है उस पे हमारा हेड होगा। तो इन दोनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट भी दे रखा है यहाँ पे। हम पहले आर वेक्टर कैलकुलेट कर लेंगे। वो ऐसे होगा 4 - 1 एंड 6 - 2 -2 - 3। ये हमारा आ गया 3i कैप 4j कैप -5k कैप। और फिर हम लोग इसका मैग्नीट्यूड पता कर लेंगे, जो कि हमारा आ गया है 5√2 मीटर। वी कैन से। हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला है वेक्टर फॉर्म में, ये है F = K टाइम्स Q1 × Q2 × R वेक्टर अपन R क्यूब। हम लोग सारा पुट कर देंगे एयर में। यहाँ पे हमें कुछ मीडियम नहीं दे रखा था, तो हम लोग बाई डिफॉल्ट एयर ही मानते हैं। तो हमने एयर में जो K का वैल्यू था वो था 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। फिर हम चार्ज का वैल्यू डाल देंगे 3 मिली कूलम, दैट इज 3 × 10⁻³ कूलम इंटू -6 माइक्रोकूलम। ये हमारा ये हो जाएगा -6 × 10⁻⁻6 कूलम। और हम आर वेक्टर डाल देंगे जो कि हमारा ये है यहाँ पे। फिर नीचे आर क्यूब जो कि हमारा 5√2 आया था वो डाल देंगे, हमारा आ जाएगा। और ये जो माइनस साइन आएगा फाइनल आंसर में, वो ये दर्शाता है कि यहाँ पे ये जो हमारा आर वेक्टर है इसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। मतलब ये 3 मिली कूलम के से दूर नहीं लग रहा फोर्स, ये नहीं हो रहा। ये जो -6 मिली कूलम पे जो फोर्स लगेगा वो हमारा किस डायरेक्शन में लगेगा, ये जो आर कैप का जो डायरेक्शन है उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, इधर की तरफ लगेगा, मतलब इसको अट्रैक्ट करेगा। तो हमने प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में ये भी पढ़ा था कि जो अपोजिट साइन के चार्जेस है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अब हम लोग आगे नया टॉपिक पे बढ़ते हैं जो कि है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो हमने देख लिया कि एक चार्ज दूसरे चार्ज पे जो फोर्स लगाएगा F1, उसका क्या वैल्यू होगा। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि एक से ज़्यादा चार्ज हो, जैसे कि यहाँ पे Q1 Q2 पे चार्ज लगा रहा है F1, और मान लीजिए यहाँ पे Q2 होता है, तो Q2 भी तो Q2 नहीं, इसको Q3 कर लेते हैं। फिर Q2 हमने पहले से ही किसी को नाम दे रखा है, कोई चार्ज Q3 भी तो हो सकता है। तो ये जो Q3 है वो इस पे F2 फोर्स लगाएगा। तो जो ये Q3 है वो Q2 पे F2 फोर्स लगाएगा। ये Q1 इधर है नहीं है, उससे उसको कोई मतलब नहीं है। ये जो Q1 है Q2 पे F1 फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहा है। और ये जो हमारा, इसको वेक्टर फॉर्म में लिख देते हैं। और जो हमारा Q3 है Q2 पे इधर की तरफ F2 लगा रहा है, ठीक है। और मान लेते हैं हमारे पास एक और चार्ज है, उसको क्या क्या देते हैं, चलो मान लेते हैं Q4 चार्ज है, तो वो भी फोर्स लगाएगा Q2 पे। ये दोनों चार्जेस कहाँ हैं, क्यों है, कैसे फोर्स लगा रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। ये तो अपना फोर्स लगाएगा, F3 कह सकते हैं उसको, इस डायरेक्शन में। तो जो हमारा एफ नेट है उसका फॉर्मूला लिख लेते हैं, वो कितना आएगा। तो ये जो एफ नेट है ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से ही आता है। ये नेट सम होगा, वेक्टर सम ऑफ F1 F2 एंड F3 का। अब इस पे हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। मोस्टली जो हमारा चांसेस होते हैं क्वेश्चन का इसी से आते हैं। हमें ऐसे नहीं आएगा इतना सिंपल क्वेश्चन कि ये Q1 फोर्स है Q2 पे कितना फोर्स लगा रहा है। जो क्वेश्चन पूछा जाएगा ना उसमें ऐसे ही बहुत सारे चार्जेस होंगे, और किसी एक चार्ज पे वो चार्जेस मिलके कितना फोर्स लगा रहे हैं ऐसे पूछा जाएगा। तो आगे हम इस पे क्वेश्चन देखेंगे, उससे हमें आइडिया लगेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पे। तो इसमें हमें बोला जा रहा है कि Q1 पे कितना फोर्स लगेगा ये पता करना है।
तो ये हमारा एक है ना इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसका मतलब ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री एंड ये भी 60 डिग्री एंड एल एल। तो इस Q1 पे जो फोर्स लगेगा ये Q2 के कारण लगेगा और Q3 के कारण लगेगा। जो Q3 के कारण फोर्स लगेगा Q1 पे उसको हम लोग बोल देते हैं F1, और जो Q2 के कारण Q1 पे फोर्स लगेगा उसको हम लोग बोल देते हैं F2। तो ये भी हमारा 60 डिग्री हो गया। और ये जो हमारा F1 है F2 है दोनों इक्वल होगा, क्योंकि हमने क्वेश्चन में ये भी दे रखा है कि Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू Q3 एंड दैट द वैल्यू ऑफ Q1 Q2 Q3 इज Q। ओके, तो F1 F2 बराबर होगा। तो जो हमारा इन दोनों का जो समेसन होगा वेक्टर सम, इस क्वेश्चन में मेनली है ना हमें वेक्टर सम आना चाहिए। जो हमारा नेट फोर्स आएगा वो F1 प्लस F2 होगा। तो जो F होगा वो हमारा जो हमारा F होगा वो हमारा इस डायरेक्शन में लगेगा, और इसका जो वैल्यू होगा वो होगा रूट अंडर ये 1 सेकेंड F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम F1 इंटू F2 इंटू कॉस ऑफ 60 डिग्री। और अगर ये Q1 Q2 Q3 Q के बराबर है तो जो हमारा F1 होगा और F2 होगा वो भी बराबर होगा। तो जो हमारा ये इसको हम लोग Fe बोल देते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को, ठीक है, ये Fe, इसको हम लोग F बोल देते हैं। तो F1 F2 बराबर होगा, तो जो हमारा Fe आएगा ये 2F स्क्वायर प्लस हमारा ये जो cos 60 होता है 1/2 होता है, तो cos 60 और ये 2 कट जाएगा तो ये भी F1 स्क्वायर हो जाएगा, F स्क्वायर हो जाएगा। तो ये रूट अंडर 2F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर, मतलब हमारा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आ गया वो हमारा √3F आ गया। और F का वैल्यू तो आप लोग जानते ही हैं। तो फाइनल हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का जो वैल्यू आएगा वो हमारा ऐसे आएगा √3, और जो F का वैल्यू Q1 टाइम्स Q2 अपॉन R स्क्वायर, और बाकी आप आर कैप लगा सकते हो वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हो। ओके, तो इस क्वेश्चन में मेन हमारा है ना ये जो वेक्टर एडिशन ऑफ फोर्स है ना वही मेन है, बाकी सब कुछ इजी है और पहले जैसा ही होगा। अब हम लोग आगे और सारा भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, लेकिन अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे, PYQ भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, अभी के लिए हम लोग कॉन्सेप्ट बिल्ड करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? So it is a region or space around a charged particle or system in which they have their electric effect. हम लोगों ने प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस में पढ़ रखा था कि जो चार्ज होता है वो अपने अराउंड इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। तो जितने स्पेस में है ना एक चार्ज अपना इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकता है, उतने स्पेस या रीजन को है ना हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। तो ये तो हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डिफिनेशन, बट हम लोग जो इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ते हैं वो क्वांटिटेटिवली पढ़ते हैं। मतलब कि अगर ये सिस्टम ऑफ चार्जेस है तो यहाँ पे कितना इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे कितना होगा, तो उस उसको पढ़ते हैं। तो उस चीज़ को हम लोग है ना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलते हैं। ये एक फिजिकल क्वांटिटी है जो कि है ना इलेक्ट्रिक इफेक्ट कितना अमाउंट में है इसके बारे में बताता है, ठीक है ना। लेकिन हम लोग जहाँ भी बुक वगैरह में हर जगह देखेंगे ना तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह ही यूज किया जाता है, ठीक है ना। कहीं पे अलग से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नहीं लिखा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा है मतलब वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का ही बात किया जा रहा है, ठीक है ना। तो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो देख लिया था, और हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में देखते हैं कि इसको कैसे डिफाइन किया जाता है, कैसे इसका फॉर्मूला आता है। तो मान लीजिए यहाँ पे एक सिस्टम ऑफ चार्ज है, ठीक है। तो हम इससे कुछ डिस्टेंस पे, मान लीजिए r डिस्टेंस पे, लेट यहाँ पे इसका सेंटर ऑफ मास है, इससे r डिस्टेंस पे, ठीक है ना।
ये एक पॉइंट पी है, और यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जानना चाहते हैं। तो कैसे जानेंगे? तो हम लोग यहाँ पे है ना, ये क्या करते हैं, टेस्ट चार्ज मान लेते हैं क्यू नॉट। ठीक है, टेस्ट चार्ज मान लेते हैं, और इस टेस्ट चार्ज पे जितना फोर्स लग रहा है ना, उसको है ना इस टेस्ट चार्ज से डिवाइड कर देते हैं, और उसी को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। क्योंकि अगर हम लोग है ना इस टेस्ट चार्ज को भी ले लेंगे, तो फिर अगर मान लेते हैं कि हम लोग इस टेस्ट चार्ज को डबल कर देंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी डबल हो जाएगा ना। तो हम लोग को इस पॉइंट पे है ना केवल ये सिस्टम ऑफ चार्ज है, ये जो सिस्टम ऑफ चार्ज है इसका ही इफेक्ट देखना है, ये क्यू नोट का इफेक्ट नहीं चाहिए हम लोग को। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है ये इस क्यू नोट टेस्ट चार्ज से इंडिपेंडेंट होना चाहिए। इसलिए जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, उसको हम लोग कहते हैं कि इस पॉइंट पे कोई जो टेस्ट चार्ज है क्यू नॉट, वो जितना जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा ये, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय दिस टेस्ट चार्ज क्यू नॉट। ठीक है, सो ये रहा हमारा, ये हमारा रहा फाइनल फार्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड का। ठीक है ना, सो ये भी एक इम्पोर्टेंट फार्मूला है, इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, ये हमारे आगे बहुत काम आएगा। तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, आगे हम लोग इसी चीज़ को लिख लेते हैं। ठीक है, कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट पी, आगे हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में और थोड़ा बहुत पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड, सो सबसे पहले कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी डेट मीन्स कि जैसे यहाँ पे हमने डिफाइन किया था ना इलेक्ट्रिक फील्ड, ये था हमारा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, एक जो टेस्ट चार्ज है वो जो एक्सपीरियंस करता है अपॉन क्यू नॉट, जो टेस्ट चार्ज है। तो जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये तो हमारा वेक्टर क्वांटिटी है, और नीचे जो क्यू नॉट चार्ज है वो हमने पढ़ा था इसके प्रॉपर्टीज में कि ये एक स्केलर क्वांटिटी है। तो वेक्टर अपॉन स्केलर क्वांटिटी हमेशा एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। मतलब इसको डिफाइन करने के लिए हमेशा मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी जानना होगा या फिर पता होना चाहिए। और दूसरा इसका यूनिट, तो फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, और चार्ज का यूनिट कूलम, सो न्यूटन पर कूलम। इसको वोल्ट पर मीटर भी बोलते हैं, लेकिन वो आगे पढ़ना है हमें, तो अभी उसको छोड़ देते हैं। इसके डायमेंशन के बारे में देखते हैं, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी डायमेंशन भी पूछ लेता है। तो न्यूटन पर कूलम, तो न्यूटन फोर्स का जो डायमेंशन होता है एम एल टी इनवर्स 2 होता है, डिवाइडेड बाई कूलम। कूलम को हमने पढ़ा था आई, सॉरी सॉरी सॉरी, आई और टी, या फिर ए और टी पढ़ते हैं। ठीक है, अलग अलग बुक में अलग अलग दिया होता है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि एम एल एंड टी इनवर्स 3 हो जाएगा, और ये आई इनवर्स 1 हो जाएगा। ठीक है, सो अगर क्यू नॉट चार्ज है ना, वो किसी इलेक्ट्रिक फील्ड ई पे रखा हुआ है। ठीक है, इफ चार्ज क्यू नॉट इज प्लेस्ड इन, इसको हटा ही देते हैं यहाँ से। ये जो क्यू नॉट चार्ज है, अगर ये किसी इलेक्ट्रिक फील्ड ई के स्पेस में रखा हुआ है, तो ये जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा ना, वो होगा क्यू नॉट टाइम्स
इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये फोर्स, ये जो फोर्स का फॉर्मूला है ये भी काफ़ी काम आएगा। तो इसको भी हम लोग याद रखेंगे कि F इजकल टू क्यू नॉट टाइम्स ई। तो इसको हम लोग हाईलाइट कर दिया। चलो हाईलाइट करते हैं इसको। ठीक है, ये फॉर्मूला हमें आगे काम आएगा। आगे बढ़ते हैं। ऑल्सो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि ये जो हमारा ये फोर्स है ना, ये इस क्यू नॉट चार्ज की वजह से नहीं है। एक सिस्टम ऑफ चार्ज अलग होगा, उसके वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अगर उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ये क्यू नॉट चार्ज को रखा जाएगा तो वो जो फोर्स वो एक्सपीरियंस करेगा ना, ये फॉर्मूला उस फोर्स का है। ठीक है ना। और ऑल्सो अगर ये जो क्यू नॉट चार्ज है अगर ये पॉजिटिव हुआ तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये जो फोर्स लग रहा है ना इस क्यू नॉट चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, ये उसके डायरेक्शन में होगा। ठीक है ना। और अगर ये निगेटिव चार्ज हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। ठीक है, इसको हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे आगे कि ये जो क्यू नॉट चार्ज है अगर ये पॉजिटिव हुआ तो हमारा ये जो फोर्स है ये पैरेलल टू हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ठीक है। और अगर ये क्यू नॉट चार्ज है ना ये निगेटिव हुआ तो ये जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एफ है ना, इसके ये अपोजिट डायरेक्शन में होगा। ठीक है ना। ऑल्सो ये जो अपना प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पढ़ा था ना, उसको भी ये फॉलो करता है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड फॉलोज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। इसका मतलब क्या है ये हम लोग देखेंगे अभी। तो जैसे कि मान लीजिए एक टेस्ट चार्ज क्यू नॉट है और बहुत सारे चार्जेस है। ये एक सिस्टम ऑफ चार्ज है, ये दूसरा एक सिस्टम ऑफ चार्ज है। ठीक है, क्यू टू, ये सिस्टम ऑफ चार्ज क्यू थ्री है। तो इसके कारण कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ई वन होगा, इसके कारण कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ई टू होगा, इसके कारण कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ई थ्री होगा और इस पर कोई फोर्स लगेगा। या फिर ये इन तीनों के है ना इलेक्ट्रिक फील्ड के वेक्टर सम के अंदर होगा। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना वो हमारा होगा वेक्टर सम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वन, वेक्टर सम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड टू एंड वेक्टर सम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड थ्री। जितने भी होंगे उतना। ठीक है, इसको हम लोग एक ब्रैकेट में डाल देते हैं। ये भी याद करने लायक बात है। ठीक है।